everyone. In the previous video we have seen the school functionalism और इस वीडियो में हम दूसरे स्कूल की बात करने जा रहे हैं जो कि है बिहेवियरिज्म। जो बिहेवियरिज्म स्कूल है उनका कौन फाउंडर है, फिर किसने स्कूल को स्टार्ट किया था? इट वाज स्टार्टेड बाय जेबी वॉटसन। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, जब हमने एक वीडियो में डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी की थी तो उसमें हमने देखा था ना कि फंक्शनलिस्ट के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या थी, स्ट्रक्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या थी। तो ऐसे ही अब हम देख रहे हैं कि बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या थी। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, साइकोलॉजी वाज द साइंस ऑफ बिहेवियर, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? बिहेवियर को पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब जो वॉटसन हैं उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था 1913 में, साइकोलॉजिकल रिव्यू, और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि साइकोलॉजी वो है जैसे उसको बिहेवियरिस्ट देखते हैं। और बिहेवियरिस्ट उसको कैसे देखते हैं? बिहेवियरिस्ट देखते हैं एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि बिहेवियर को पढ़ना, उसको प्रिडिक्ट करना, उसको कंट्रोल करना साइकोलॉजी है। ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया इसका मेन प्रिंसिपल क्या था। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट जो साइकोलॉजी है वो क्या है, इसको किसने स्टार्ट किया, किसने स्कूल को फाउंड किया। अब ना हम इस स्कूल के जो मेन एक्सपेरिमेंट्स हैं और जिन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स को किया है और क्या क्या उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, हम वो सब चीज़ें भी इसमें अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट था वो वॉटसन का किस पे था? एल्बर्ट पे था। ठीक है, एल्बर्ट के ऊपर, लिटिल एल्बर्ट के ऊपर। और उनका क्या एक्सपेरिमेंट था? लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग। ठीक है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि क्या है। तो इस एक्सपेरिमेंट में यूजुअली ये हुआ था कि एल्बर्ट एक छोटा बच्चा है। अब वॉटसन ने एल्बर्ट का माइंड ना कंडीशन कर दिया कि मतलब जब भी वो किसी वाइट फरी ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो एकदम से आवाज आएगी, बहुत तेज लाउड बैंग, एक बहुत लाउड नॉइज आएगी जो उसको डरा देगी। तो जैसे वो एक वाइट कैट के पास गया जो काफी फरी सी थी, तो तब भी उसके पास गया तो आवाज आई। ठीक है, जैसे वो अपनी अगर मदर, उसको लगने लगा कि अगर मैं अपनी मदर के पास भी जाऊंगा जिन्होंने कोई वाइट फरी कोट पहना होगा अगर, तो तब भी आवाज आएगी। क्योंकि एक बार ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने एक कैट से उसको पास लाए वो लिटिल एल्बर्ट को, और एकदम से लाउड बैंग, लाउड नॉइज आई। तो उसका माइंड कंडीशन हो गया कि जब भी, मतलब उसके माइंड में ये चीज बैठ गई कि जब भी मैं किसी वाइट फरी ऑब्जेक्ट के पास जाऊंगा ना तो ऐसे ही मुझे आवाज आएगी जो मुझे काफी डरा देगी। तो अब वो चीज उसके माइंड में ना क्या हो गई? बैठ गई। तो अब उसने वो चीज लर्न कर ली। ठीक है, कि मेरे को उस वाइट फरी ऑब्जेक्ट के पास नहीं जाना है किसी भी तरीके, क्योंकि अगर मैं गया तो ऐसे वहां पे आवाज आएगी जो काफी मेरे को डरा देती है। ठीक है, जैसे कि अगर छोटा बच्चा होता है, हम उसको माइंड कंडीशन कर देते हैं कि तुम्हें गाली नहीं देनी, अगर तुमने गाली दी तो हम तुम्हारी ऐसे पिटाई करेंगे। तो उसकी एक बार पिटाई हो भी गई उसने जब गाली दी, तो ऐसे कर करके क्या हुआ कि उसके माइंड में चीज बैठ गई कि अगर मैं गाली देता हूँ तो मेरी पिटाई हो जाती है, तो वो मुझे नहीं करना है। तो जो भी कोई चीज रिपीटेटिवली अकर होती है तो हमारा माइंड उस चीज को लेकर कंडीशनड हो जाता है और हम फिर उस चीज से लर्न कर लेते हैं। ठीक है, और वही एक्सपेरिमेंट वॉटसन ने एल्बर्ट के ऊपर किया था कि उन्होंने लर्न करा दिया था एल्बर्ट को कि जब भी वो किसी वाइट फरी ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो एकदम से बहुत लाउड नॉइज आएगी। ठीक है, एल्बर्ट का माइंड जो था वो कंडीशनड हो गया था, और वो कंडीशनड हो गया था तो इस वजह से उसने ये चीज एल्बर्ट ने लर्न कर ली थी। तो अब जो वॉटसन है, अगर वो उसका मतलब माइंड कंडीशन कर सकता था तो डीकंडीशन भी कर सकता था कंडीशन करके। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जब एल्बर्ट का माइंड वॉटसन ने ऐसे कंडीशन कर दिया किसी वाइट फरी ऑब्जेक्ट को लेके, तो वो अपनी मदर के पास जाने से भी डरने लगा जब भी वो वाइट कोट पहनती थी कि अगर मैं उनके पास भी गया तो मुझे ऐसे आवाज आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तो उसकी मम्मी ने उसको वापस ले लिया कि मतलब तुम ये क्या कर दिया तुमने मेरे बच्चे के साथ, वो तो मेरे पास भी नहीं आता। तो वो उसको लेकर चले गए। तो अब क्या हुआ, वो एल्बर्ट का माइंड ना डीकंडीशन नहीं कर पाया, मतलब उसके माइंड में से वो चीज हटा नहीं पाया जो उसके मन में बैठ गई थी वाइट फरी ऑब्जेक्ट को लेके। लेकिन किसी दूसरे बच्चे के मन में जो ये चीज बैठ गई थी उसने उसका माइंड डीकंडीशन कर दिया, उसके माइंड में से ये चीज हटा दी। कैसे हटा दी? ऐसे कंडीशन करके उसका माइंड दोबारा कि अगर तुम उसके पास जाओगे वाइट फरी ऑब्जेक्ट के तो कुछ नहीं होगा, बल्कि बड़ा अच्छा सा लगेगा। अगर तुम किसी रैबिट के पास जाओगे तो वो तुम्हारे साथ खेलेगा, तुम्हें मतलब तुम उसके साथ, तुम्हें बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील होगा। तो वॉटसन है वो हमें कंडीशनिंग की बात समझाना चाह रहे हैं कि
हम माइंड को कंडीशन कर सकते हैं, डी कंडीशन कर सकते हैं किसी दूसरी तरीके से कंडीशन करके। जैसे वॉटसन ने एल्बर्ट का माइंड कंडीशन कर दिया था वाइट फरी ऑब्जेक्ट को लेके, और उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी, उसने ये चीज़ लर्न कर ली थी। वो ऐसे ही एल्बर्ट के माइंड को डी कंडीशन भी कर सकता था किसी दूसरी तरीके से कंडीशन करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड ने, सपोज जब मैं छोटी थी तो मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे को ये चीज़ बता दी कि वो टीचर बड़े बेकार हैं, वो बहुत गुस्सा करते हैं, वो बड़ी पिटाई करते हैं, उनसे कभी बात नहीं करनी, ठीक है। तो वो मेरे माइंड में बैठ गई, मेरे माइंड में वो बैठ गई, और मैंने इवन उनको देख भी लिया किसी से, मतलब ऐसे किसी को डांटते हुए, तो मेरे को और अच्छे से मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई, और मैंने ये चीज़ मतलब बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ली कि मेरे को उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी और बिल्कुल उनके पास नहीं जाना, नहीं तो वो मेरी पिटाई करेंगे, नहीं तो वो मेरे को गुस्सा करेंगे। तो अगर मेरा माइंड कंडीशन हो सकता है तो डी कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे एक बार मैंने ये सुना उनके बारे में कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बड़े अच्छे टीचर हैं, वो बड़ा प्यार करते हैं बच्चों से, वो तो बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं सबको। तो अब मेरा जो माइंड है वो इस चीज़ को लेके कंडीशन होगा कि नहीं यार वो बहुत अच्छे हैं, वो सबसे प्यार से बात करते हैं क्योंकि सब उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, और मैंने कुछ बच्चों को खुद से पर्सनली उनसे सुना है कि हाँ वो टीचर उनसे सच में बड़ा प्यार करते हैं। तो अगर मेरा माइंड कंडीशन हो सकता है तो डी कंडीशन भी हो सकता है। डी कंडीशन कैसे होगा, किसी दूसरे तरीके से कंडीशन कर दो, ठीक है। तो ये हमें वॉटसन ने बताया। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटर जो आते हैं स्कूल के वो है स्किनर। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करी, ठीक है, लर्निंग थ्रू रीएनफोर्समेंट्स। मतलब हम रीएनफोर्समेंट्स के थ्रू सीखते हैं। कैसे, कोई एक बच्चा होता है, ठीक है, अगर सपोज वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाए, हमने उसको क्या करा, हमने उसको एक चॉकलेट दे दी, तो अब वो क्या हो गया, रीएनफोर्स्ड हो गया कि यार मैंने अच्छे मार्क्स लाए तो मेरे को मतलब चॉकलेट मिली। तो उसका माइंड जो है वो क्या हो गया, उसने ये चीज़ लर्न कर ली कि मैं जब भी अच्छा मार्क्स लाता हूँ तो मेरे को चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसके माइंड की कंडीशनिंग हो गई इस चीज़ को लेके कि उसको रीएनफोर्समेंट मिला, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट मिला उसको, और पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट मिलने के कारण उसने ये चीज़ लर्न कर ली कि मैं अच्छे मार्क्स लाता हूँ तो मेरे को चॉकलेट मिलती है। अब क्या हुआ, जैसे एक बार वो खराब मार्क्स लेकर आया, तो जब वो खराब मार्क्स लेके आया उसको कुछ नहीं मिला, उसको पनिशमेंट मिली, तो अब उसका नेगेटिव रीएनफोर्समेंट हो गया। तो नेगेटिव रीएनफोर्समेंट से उसने सीख लिया कि यार मैं बुरे मार्क्स लाया तो मेरे को पनिशमेंट मिली, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ कि जब भी वो अच्छे मार्क्स लाता था तो उसको चॉकलेट्स मिलती थी, और जब भी वो बेकार मार्क्स लाता था तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव रीएनफोर्समेंट होता था। तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव रीएनफोर्समेंट से उसका माइंड कंडीशनड हो गया कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, बुरे मार्क्स नहीं लाने हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट मिलेगा और बुरे मार्क्स लाऊंगा तो नेगेटिव रीएनफोर्समेंट मिलेगा। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थी। रीएनफोर्समेंट इज कि जहाँ जब भी कुछ अच्छा काम करा किसी बच्चे ने तो उसको एक तरह से कोई रिवॉर्ड दे देना, जिससे कि वो और ज़्यादा मतलब मोटिवेट हो जाए फ्यूचर में उस काम को फिर से करने के लिए, उसकी बिहेवियर की जो प्रोबेबिलिटी है उस फ्यूचर में वो बढ़ जाए। और जब भी किसी ने बेकार काम किया तो उसको पनिशमेंट दे दी, ठीक है, जिससे कि वो काम आगे ना करे, ठीक है। तो एक तरह से हमने रीएनफोर्समेंट के थ्रू एक बिहेवियर लर्न करा दिया। तो वो स्किनर का एक्सपेरिमेंट था और जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग बोला था। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थी और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, जो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। अब फिर नेक्स्ट आता है टॉलमैन की थ्योरी। जो टॉलमैन है उसकी क्या थ्योरी थी, पर्पसिव बिहेवियरिज्म की। पर्पसिव बिहेवियरिज्म की क्या थ्योरी थी इसकी, कि हर बिहेवियर के पीछे, टॉलमैन कहता था कि हमारे हर बिहेवियर के पीछे ना एक पर्पस होता है, कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा एक पर्पस है अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। ऐसे ही अगर हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं तो हमारा एक पर्पस है कि हमें उससे बात नहीं करनी, हमें उससे बिल्कुल अपना कांटेक्ट खत्म करना है, इसलिए हम लड़ाई करके खत्म कर रहे हैं। अगर हम किसी से प्यार से बात कर रहे हैं तो हमारा पर्पस है उसको सपोर्ट करने का, उसको मोटिवेट करने का, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है। तो हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई एक रीजन जरूर होता है, ठीक है, कोई एक पर्पस जरूर होता है। तो टॉलमैन वही कहता था कि हमारे हर बिहेवियर के पीछे एक हमारा कोई पर्पस होता है जो हमें उस बिहेवियर को करने की एक वजह देता है, एक रीजन देता है। तो मतलब हर एक बिहेवियर का, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई एक पर्पस जरूर होता है, ठीक है। बिना पर्पस के, बिना मोटिव के, हमारे पास अगर कोई वजह ही नहीं है वो काम करने की तो हम करें क्यों। इसकी थ्योरी में मोटिवेशन एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। तो अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटर आते हैं बिहेवियरिज्म स्कूल में वो हैं बैंडुरा।
जो बैंडरा हैं उन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में बात की। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड इमिटेशन, पहले तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में ना डिफरेंस क्या है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो होती है ना, उसमें हम अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस को भी यूज करते हैं। बैंडरा ना एक कॉग्निटिव बिहेवियरिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि कॉग्निटिव फैक्टर्स की एक इम्पोर्टेंस होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, और इमिटेशन में हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस का यूज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि एक मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने जब वो कुछ काम किया तो मैंने गलतियां करी, और जो मेरे सामने वाला है वो मुझसे सीख रहा है और वो मुझे देख रहा है। तो अगर वो सेम एज इट इज वही काम करेगा, वो वही गलतियां कर देगा, तो यानी कि उसने क्या करा, इमिटेशन किया, कि उसने सेम एज इट इज कॉपी कर लिया जो मैंने किया। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात हो तो जो मैंने गलतियां करी वो गलतियां नहीं करेगा और वो उस काम को सही से करेगा, ये ध्यान में रखे कि मैं वो गलतियां ना करूं जो मैंने करी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी गाड़ी निकाल रही हूँ कहीं से पार्किंग में से, और मैंने वो जो गाड़ी है वो मतलब मैंने बड़ी कहीं से मतलब लगा दी, और मैंने मतलब गलत तरीके से उसको निकाला कि मेरी जो गाड़ी है वो कहीं से टूट गई। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो मेरे को ऑब्जर्व कर रहा होगा, अगर वो भी ऐसे ही निकालेगा कि मतलब मैं भी कहीं गाड़ी ऐसे ही मारूंगा या फिर मैं भी ऐसे ही तोड़ूंगा जैसे मैंने किया है, यानी कि उसने इमिटेशन किया, उसने एज इट इज वही चीज कॉपी करी जो मैंने की। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करता वो, तो वो क्या करेगा, वो गलतियां नहीं करेगा जो मैंने करी, उसने अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस का यूज किया। ठीक है, कि मतलब मेरे को ऐसे गलतियां नहीं करनी और मेरे को सही तरीके से उस गाड़ी को निकालना है। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जब हम करते हैं, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम वो चीज बड़ी केयरफुली करते हैं। ठीक है, कि हमें वो चीजें, वो मिस्टेक्स नहीं करनी है जो सामने वाला कर रहा है, और हमें वो काम बिल्कुल सही तरीके से करना है। और इमिटेशन करते हैं तो हम जस्ट कॉपी करते हैं। हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी की कॉपी में से नोट्स कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, मैं किसी की नोटबुक में से ना नोट्स कॉपी कर रही हूँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ गलत लिखा हुआ है, तो अगर मैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कर रही होंगी, मैं उसके नोट्स में से वो गलती नहीं करूंगी जो उसने की है, और मैं उसको सही लिखूंगी अपने नोट्स में, और वो गलती मैं नहीं करूंगी जो उसने की है। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गई। और अगर इमिटेशन होता तो मैं एज इट इज वही टेप देती जो उसने लिखा हुआ है, मैं देखती भी ना कि उसने गलत लिखा हुआ है उसने सही लिखा हुआ है, बस मैंने वो सेम मैं चीज वो कॉपी कर लेती बिना देखे। और अगर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करती मैं, तो यानी कि मैंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया केयरफुली कि यार ये चीज तो गलत लिखी हुई है, ठीक है, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, गलत लिखा हुआ है उसने, तो यानी कि मैंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करी। और जब मैं अपने नोट्स बना रही थी उसके नोट्स में से, तो मैंने वो गलती नहीं करी। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो ही गया होगा कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इमिटेशन में क्या डिफरेंस है। तो अब जो बैंडरा है उन्होंने हमें बताया था कि जो हमारे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है उसमें हमारे ना ये 4 प्रोसेसेस आते हैं, कि हम जो लर्निंग करते हैं वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वो हम 4 स्टेप्स में करते हैं। सबसे पहले हम अटेंशन देंगे, फिर उसके बाद रिटेंशन होता है, फिर उसके बाद बिहेवियरल प्रोडक्शन होता है, और फिर मोटिवेशन होता है। कि मतलब क्या, कि जैसे सपोज सबसे पहले आप कोई चीज़ याद करोगे, पूरी अटेंशन दोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे केयरफुली, पूरे अच्छे से याद करोगे। अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन होगा तो आप सही से अटेंशन नहीं दे पाओगे और आप सही से वो चीज़ याद नहीं कर पाओगे। फिर जब आपने उसको अच्छे से याद कर लिया है, अब आप उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करोगे, रिटेंशन करोगे, या तो उस चीज़ की एक इमेज बना लोगे अपने दिमाग में, या फिर क्या करोगे, वर्बली लर्न कर लोगे। फिर आपने जो याद किया है, आपने जो अपनी मेमोरी में स्टोर किया है, अब आप वैसे ही बिहेव करोगे। ठीक है ना, यू विल एक्ट एंड बिहेव। फिर उसके बाद अब आपको वो बिहेवियर करने के लिए आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, अदरवाइज जो आप बिहेवियर वो कर रहे हो वो आप नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में सबसे पहले मेरा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है, जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं उसको पूरी अटेंशन से पढ़ूंगी। ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन होगा तो मैं ढंग से कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाऊंगी, मैं अटेंशन नहीं दे पाऊंगी। फिर अटेंशन करने के बाद जो मैंने पढ़ा है मैं उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लूँगी, या तो मैं उस चीज़ की एक इमेज बना लूँगी कि मेरे को ऐसे ऐसे लिख के आना है, फिर मैं याद कर लूँगी। फिर उसके बाद क्या होगा, जो मैंने याद किया है एग्जाम में मैं वो लिख कर आऊँगी, बिहेवियरल प्रोडक्शन। ठीक है,
अब मोटिवेशन क्या होगा कि मेरे पास ना एक मोटिवेशन है उस बिहेवियर को करने का। जैसे मैं कैसे मोटिवेटेड हूँ कि मेरे को एक इंसेंटिव और रीएनफोर्समेंट जो है वो मोटिवेट कर रहा है टू बिहेव। जैसे कैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बोला है कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओगी तो हम तुम्हें जो तुम कहोगी वो दिलाएंगे। तो उससे क्या होगा कि मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा, क्योंकि इंसेंटिव और रीएनफोर्समेंट जो है वो मेरे को मोटिवेट कर रहा है अच्छा एग्जाम देने के लिए, अच्छा बिहेव करने के लिए, जो भी मैंने याद किया है उसको अच्छे से लिख कर आने के लिए। ठीक है, तो इंसेंटिव और रीएनफोर्समेंट जो होता है वो आपको एक मोटिवेट करता है आपको एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करने के लिए, जिसकी वजह से आप बिहेवियर करते हो। और अगर आपका वो मोटिवेशन नहीं होता तो आप वो बिहेवियर नहीं करते हो, और जो भी आपने अटेंशन दिया था, रिटेंशन दिया था, वो इवेंचुअली हम भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं अच्छा एग्जाम देकर आऊँगा तो मेरे पेरेंट्स वही दिलाएंगे जो मैं चाहता हूँ। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस अच्छा एग्जाम करके आओ, ये हम इस चीज़ का प्रॉमिस नहीं करते कि हम तुम्हें खुद दिलवाएंगे, तो उसके पास कोई इंसेंटिव और रीएनफोर्समेंट नहीं है, तो वो मोटिवेटेड भी नहीं है अच्छे से बिहेव करने के लिए, अच्छे से एग्जाम देने के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर किसी दूसरे बच्चे को उसके पेरेंट्स ने ये बोला कि हाँ सच में हम तुम्हें वो सब चीज़ दिलवाएंगे जो भी तुम हमसे मांगोगे, अगर तुमने अच्छे एक मार्क्स तुम लेकर आए, तो वो बच्चा पूरी तरीके से फिर अब मोटिवेटेड है वैसे ही बिहेव करने के लिए, मतलब अच्छा एग्जाम देने के लिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि पहले हम अटेंशन देंगे किसी भी चीज़ को जो भी हमें याद करनी होती है या फिर जो भी हमें लर्न करनी होती है, फिर उसके बाद हम उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, रिटेंशन कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस या फिर इन द फॉर्म वर्बली फॉर्म में। फिर हम जैसा लर्न किया है हमने या फिर जो भी हमने अपनी मेमोरी में स्टोर किया है हम उसको वैसे ही बिहेव करते हैं। फिर बिहेव करने के लिए हमारे पास एक मोटिवेशन होता है जो हमें मोटिवेट करता है वैसे बिहेव करने के लिए, जैसे कि इंसेंटिव या फिर कोई रीएनफोर्समेंट। हाँ, और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो बिहेवियरल प्रोडक्शन जो हम लोग करते हैं ना, वो जस्ट एक मोटिवेशन हमें चाहिए है उस बिहेवियरल प्रोडक्शन के लिए, यानी कि हमें इंसेंटिव और रीएनफोर्समेंट ज़रूर चाहिए ही चाहिए है अगर हमें बिहेवियरल प्रोडक्शन, यानी कि अगर हमें कोई बिहेवियर करना है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स हर बार मुझे वो चीज़ दिलवा देते हैं जो मैं उनसे मांगती हूँ क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो इस वजह से मैं हर बार ही मोटिवेटेड रहती हूँ अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि मेरे को पता होता है कि मेरे को इस बार भी वो मिलेगा जो मैं उनसे कहूँगी, क्योंकि वो मेरे को हर बार रीएनफोर्समेंट देते हैं, हर बार वो मुझे दिलवा देते हैं। तो इसीलिए मैं पूरी मोटिवेटेड हो जाऊँगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। लेकिन अगर सपोज इस बार मेरे पेरेंट्स ने ये बोल दिया कि हम इस बार तुम्हें नहीं दिला सकते जो भी तुम्हें चाहिए क्योंकि इस बार कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो अब क्या होगा, डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि क्या मैं मोटिवेटेड होंगी इस बार भी या फिर नहीं होंगी। अगर मैं इस बार भी फिर भी मोटिवेटेड हूँ तो मैं अच्छा बिहेव कर लूँगी, लेकिन अगर मेरे को इंसेंटिव और रीएनफोर्समेंट इस बार नहीं मिलेगा तो मे बी मैं अब बिल्कुल भी मोटिवेटेड ना हूँ अच्छा परफॉर्म करने के लिए। इंसेंटिव और रीएनफोर्समेंट मिलता है तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है क्योंकि हमें एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें इंसेंटिव और रीएनफोर्समेंट मिलेगा, तो हम पूरे मोटिवेट होकर वो बिहेवियर करते हैं। लेकिन अगर हमें ये नहीं मिलता तो ज़रूरी नहीं होता कि हमारे अंदर वो मोटिवेशन रहे या फिर ना रहे उस बिहेवियर को करने के लिए। ये अबाउट 4 प्रोसेसेस थे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के, जो किसने दिए थे, बैंडुरा ने दिए थे। तो जो बैंडुरा का एक्सपेरिमेंट था अबाउट विकेरियस रीएनफोर्समेंट एंड विकेरियस पनिशमेंट, वो था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है उसमें ये हुआ कि मतलब 3 बच्चों को 3 मॉडल्स से इंट्रोड्यूस करवाया। जो एक मॉडल था वो बोबो डॉल को हिट कर रहा था तो उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिल रहा था। एक बच्चे को दिखाया कि अगर वो बोबो डॉल को हिट कर रहा है एक मॉडल तो उसको पनिशमेंट मिल रही है, और एक बच्चे को ये दिखाया कि मतलब जो मॉडल है ना वो उसको हिट कर रहा है, ना वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, ना वो उसको मतलब प्यार कर रहा है, और उसको जो मॉडल है तो उसको ना पनिशमेंट दी जा रही है ना रिवॉर्ड दिया जा रहा है, वो न्यूट्रल है। तो अब क्या हुआ कि ये देखा गया कि अब बच्चों का कैसा बिहेवियर होगा उनकी तरफ। तो एक बच्चे ने तो उस डॉल की तरफ मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया, जिसने ये देखा था कि उसको पनिशमेंट मिली एक मॉडल को जब उसने डॉल को हिट किया। जिस बच्चे ने ये देखा था कि मॉडल को रिवॉर्ड मिला कि मतलब उसको हिट करने के लिए, तो उसने तो काफ़ी अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया उस डॉल की तरफ। जिस बच्चे ने ये देखा था कि पनिशमेंट मिली डॉल को हिट करने के लिए, तो उसने मतलब वैसे अग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाया उस डॉल की तरफ। और जिस बच्चे ने ये देखा था
कि मतलब ना पनिशमेंट मिली है ना रिवॉर्ड मिला है डॉल को हिट करने के लिए, उसने कोई भी बिहेवियर नहीं दिखाया, वो न्यूट्रल रहा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ऑब्जर्वर्स होते हैं ना, वो सिर्फ जब उनको खुद रिवॉर्ड मिलता है या फिर खुद पनिशमेंट मिलती है, वो तभी चीज को या फिर तभी किसी बिहेवियर को लर्न नहीं करते, बल्कि अगर वो ये चीज ऑब्जर्व भी करते हैं कि किसी को उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए पनिशमेंट दी जा रही है या फिर रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो भी वो उस चीज को लर्न कर लेते हैं। जैसे कि क्या लिखा हुआ है इसमें कि ऑब्जर्वर्स दे डू नॉट बिहेव और इमिटेट अ रिस्पॉन्स फॉर डायरेक्ट रीएनफोर्समेंट ऑलवेज, but when they observe that others are getting rewards or punishment for their behavior, they also act in same manner in an expectation for getting the same। क्या मतलब है इसका कहने का कि वो जो 3 बच्चे थे, उन 3 बच्चों ने ये चीज देखी थी कि अगर एक मॉडल ने डॉल को हिट किया तो उसको पनिशमेंट मिल गई, ठीक है। तो जिसने ये चीज देखी तो उसने डॉल को हिट नहीं किया, क्योंकि उसने ये बिहेवियर देख लिया कि यार इसको इस बिहेवियर के लिए पनिश किया गया तो मेरे को ये बिहेवियर नहीं करना है, तो उसने हिट नहीं किया डॉल को। एग्रेसिव बिहेवियर डॉल की तरफ उस बच्चे ने नहीं दिखाया। फिर जब दूसरे बच्चे को ये दिखाया गया कि डॉल को हिट करने के लिए रिवॉर्ड दिया, तो उसने ये चीज लर्न करी कि मैं भी डॉल को हिट करूंगा तो मेरे को भी रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसने फिर एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया डॉल की तरफ। और जिसको ना रिवॉर्ड मिला था ना पनिशमेंट मिली थी डॉल को हिट करने के लिए, उसने न्यूट्रल बिहेवियर दिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ बिहेवियर तभी लर्न नहीं करेंगे कि अगर हमें रिवॉर्ड मिलेगी या फिर हमें पनिशमेंट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर किसी दूसरे को भी हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड मिलते हुए, पनिशमेंट मिलते हुए, तो हम भी वही बिहेवियर करने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बड़ा इजी से एग्जांपल ले लेते हैं कि स्कूल में जो टीचर्स होती हैं वो जब हमें अपना होमवर्क करने के लिए देती हैं, अगर जो बच्चे होमवर्क नहीं करके लाते तो उनको पनिशमेंट मिलती है, और जो बच्चे होमवर्क करके लाते हैं उनको एप्रिसिएशन मिलता है। तो जो दूसरे बच्चे होते हैं वो ये चीज देखते हैं कि यार जो करके लाए हैं उन्हें पनिशमेंट नहीं मिल रही है और जो नहीं करके लाए हैं उनको पनिशमेंट मिल रही है, तो इसीलिए तो हम पनिशमेंट से बचने के लिए होमवर्क कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि जिन्होंने नहीं किया था उनको पनिशमेंट मिली थी, तो हमें भी मिल सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि हम हमेशा सिर्फ वही बिहेवियर, अगर हमें रीएनफोर्समेंट मिलेगा और हमें पनिशमेंट मिलेगी तो तभी जरूरी नहीं है कि हम बिहेवियर लर्न करेंगे। हम कोई बिहेवियर तब भी सीख सकते हैं जब हम किसी दूसरे को ऑब्जर्व करें उसके बिहेवियर के लिए पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड लेते हुए, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म ये कहते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि तुमने मेंटल इश्यूज और मेंटल टॉपिक्स के ऊपर तो बात ही नहीं करी। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ये क्रिटिसिज्म है, और अकॉर्डिंग टू डायनामिक साइकोलॉजिस्ट ये क्रिटिसिज्म है कि तुमने मोटिवेशन और एक्टिवेशन इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करी। अब इस स्कूल का कंट्रीब्यूशन भी है कि इन्होंने लर्निंग के बारे में, रीएनफोर्समेंट्स के बारे में, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तरह से होता है, उनकी बात करी। वो भी, ये भी स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट थे, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटर्स थे सारे, जो वॉटसन था वो भी, बैंड्यूरा जो था वो भी, तो ये सारे कौन थे? एक्सपेरिमेंटर्स थे। स्किनर वॉज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंटर। तो इन्होंने साइकोलॉजी को एक और ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है साइकोलॉजी के पॉजिटिव स्कोप के अंदर, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस स्कूल। होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट वीडियो हम जो नेक्स्ट स्कूल करने वाले हैं वो होगा जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी।